आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। लगता है कि तजर्बाकार हुकूमती नुमाइंदों ने शायद अवाम पर अजियत ढाने की कसम खा रखी है। IMF से मुज़ाकरात के असरात आना शुरू हो गए। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली की कीमत में 70 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में की मद में किया गया है, बताया जाता है। नेपरा तफसीली फैसले के बाद में जारी करेगा। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से एक ही सवाल है कि बकौल आपने अपने केसेस में रिलीफ पाने के लिए इमरान खान की हुकूमत गिराई, लेकिन बिजली की कीमतें कब गिराएंगे? मुल्क को जिस अंधेरे की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है उसका उजाला ढूंढते ढूंढते शायद हमें सदियां लग जाएं। मगर हर बहरान का जिम्मेदार आलमी मार्केट और साबका हुकूमत ही है, तो मौजूदा हुकूमत के फराइज क्या हैं? हुकूमत से आखिर सवाल कौन करेगा? इस वक्त सियासी उफक पर इमरान खान ही एक बड़े ऑपोजिशन लीडर के तौर पर मौजूद हैं। हुकूमती वुज़रा हो या मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी हो या मौलाना फजल रहमान, सबकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बयान इस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक वो इमरान खान का जिक्र ना कर लें। इमरान खान इस वक्त मौजूदा हुकूमत से वही सवालात कर रहे हैं जो आवाम करना चाहते हैं, लेकिन इसके जवाब में मौजूदा हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ इमरान खान की जात को तनकीद बनाने पर महदूद हैं। आज ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर क्या कहा, सबसे पहले वो सुनते हैं। लेकिन इमरान खान ने जहां यहां कल्चर तबाह किया, पाकिस्तानियों का मुल्क से बाहर भी कल्चर तबाह कर दिया। वहां भी उसने पाकिस्तानियों को डिवाइड किया, कौम को भी डिवाइड किया, मुल्क को भी डिवाइड किया, और ओवरसीज पाकिस्तानी जो तकरीबन 1 करोड़ है उनको भी डिवाइड कर दिया। ये उसकी वजह से है कि हमें एक बंदा खड़ा होकर कैनेडियन पार्लियामेंट में जो है वो गाली देता है। बेशक मौजूदा हुकूमती नुमाइंदे साबिक वजीर आजम की जात को निशाना बनाए, सियासत में मुखालिफ पर तनकीद कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि ये कैसी सियासी चक्की है जिसमें गरीब आवाम पिसती चली जा रही है। दूसरी जानिब मार्च से शुरू होने वाले सफर का आगाज तजुर्बेकार अफराद की सरबराही में किया गया था और बताया गया था कि मुल्क की मईशत तबाह हाल है, आवाम निढाल और इदारे बेहाल हो चुके हैं। लिहाजा जरूरत है कि TDEs वाले, पापड़ वाले, बेनामी अकाउंट वाले और ओमनी वाले आगे आए और मुल्क को सुधारें। कप्तान ने हुक्मरानी की मसनद से उतरते ही साबिक हुक्मरानों का तर्ज अमल इख्तियार करते हुए मगर ज्यादा शिद्दत के साथ तारिक बिन जाद बनते हुए अपनी काफी ज्यादा कश्तियां जला दी हैं और फिर अपने साथियों के साथ मैदान में उतर आए हैं। अभी भी मैदान में है और सियासी जंग को मजीद शिद्दत में लाकर मुखालफिन को शिकस्त देने की सोच रहे हैं। साबिक वजीर आजम और PTI के चेयरमैन इमरान खान के आने वाले हफ्ते के रोज लोगों को दोबारा सड़कों पर निकलने की कॉल दी है। क्या कहना था उनका, सुन लेते हैं। वक्त आ गया स्टैंड लेने का। मैं आप सबको दावत देता हूं कि अगले हफ्ते की शाम को मैं एक बड़ा प्रोटेस्ट जलसा कर रहा हूं परेड ग्राउंड में, और ये होगा सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद से मैं लोगों को यहाँ इकट्ठा कर रहा हूं। बाकी पेशावर में और पिंडी, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, इन सारे शहरों के अंदर, फैसलाबाद में ख़ास तौर पे, आज फैसलाबाद में जिधर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, मैं सारों को कह रहा हूं कि आपने वहां जलसे करने हैं हफ्ते की रात को। अब सवाल ये है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक ही बयानी को इलेक्शन तक जिंदा रख पाएंगे या फिर आने वाले इलेक्शन से पहले इमरान खान कोई नया बयान भी मुतारिफ कराने जा रहे हैं। साथ साथ कल सिंध में 4 डिवीजन के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हुए जिसमें पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। कुछ इलाकों में बदनज़मी जरूर देखने में आई, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने इसको रद्द कर दिया। लेकिन तहरीके इंसाफ और दीगर जमातें जिसमें अपनी ही मुत्तहदा जमातों के साथ बैठी JUI और MQM पाकिस्तान ने इस कल के बल्दियाती इंतखाबात को यकसर मुस्तरद कर दिया। यहाँ एक तवज्जो तलब बात यह भी है कि वफाक में मखलूत हुकूमत है, MQM इत्तेहादी है और JUI भी इत्तेहादी है, लेकिन दोनों ही बल्दियाती इंतखाबात के नताइज के बाद सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी से खफा नजर आती है। MQM पाकिस्तान की कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमारी शराफत को कमजोरी ना समझा जाए, वो जानते हैं कि हम लड़ना जानते हैं। क्या कहना था उनका, वो भी सुन लेते हैं। सिंध के कितने 14 अजला में हुआ है,
जो इलेक्शन हुए हैं उसको कोई गैरतमंद जमहूरी मुल्क इलेक्शन नहीं कह सकता। जागीरदाराना जमहूरियत के वतन से जो दहशतगर्दी बरामद होती है, जो तशद्दुद और छीन झपट बरामद होती है, वही आज सिंध के 14 अजला से बरामद हुई है। हमारी शराफत को हमारी रिवायत समझा जाए, हमारी कमजोरी न समझा जाए। अब सवाल यह है कि सूबे के हुदूद में मौजूद नाराजगी क्या वफाक में मौजूद इत्तेहाद पर असरअंदाज हो सकती है। दूसरी जानिब एक और फ्लोर ऑफ द हाउस आज सच सामने आ गया और वो ये और कड़वा सच वो ये कि असलम बोतानी साहब ने अब से कुछ देर पहले ही प्रोग्राम शुरू होने से पहले असेंबली के फ्लोर पर आज बात करते हुए कहा है कि हम खुदा की कसम गुज़िश्ता हुकूमत में खुश थे, लेकिन आसिफ ज़रदारी साहब की मोहब्बत में हमने साबिक हुकूमत को खैर बाद कहा। उन्होंने ये भी गिला किया कि पीटीआई ने अरबों के फंड्स दिए थे, हम खुश थे और अब मौजूदा हुकूमत ने हमारे फंड्स की कटौती की है और इस तरह की बातें अब फ्लोर ऑफ द हाउस शुरू हो चुकी हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन है इसकी के ऊपर आज बात करेंगे, डिबेट का फोरम ऑन करेंगे। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं जी, सबसे पहले मौजूद है सेंटर कामरान मुर्तजा हैं, JUI से आपको खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच। साथ ही जी ज्वाइन करेंगे सेंटर ताज अहद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी खुशामदीद कहूंगी। डॉक्टर सीमी बुखारी हैं तहरीके इंसाफ से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। सबसे पहले जो है डॉक्टर सीमी बुखारी साहब आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर सीमी बुखारी साहब, एक तरफ आप लोग कॉल दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक एक करके हमने देख रहे हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस भी कुछ चीजें हमारे सामने आती जा रही हैं। आज का ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है इस वक्त का असलम बोतानी साहब का, जिन्होंने इस बात का क्लेम किया है कि जी जो हमने हुकूमत छोड़ी और हम गुज़िश्ता हुकूमत के साथ खुश भी थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब का भी जिक्र किया। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर ये सारे स्टेटमेंट और ये सारी चीजें अल्टीमेटली आप के फेवर में तो जा ही रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग अब ये पूछ रहे हैं कि क्या वही बयानिया सिर्फ स्टिल इंटैक्ट है पीटीआई के साथ लोगों को निकालने के लिए जो साजिश और मुदाखलत का था, या इससे आगे भी अब कोई और फर्दर बात चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू रिदा। ये देखिए ना, आहिस्ता आहिस्ता हमारा बयानिया जो है वो उसकी आप देखिए एंडोर्स किया जा रहा है हर तरफ से। आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मालूम हो जाएगा कि एक तो ये बैरूनी साजिश हुई जिसके थ्रू रेजिम चेंज कराई गई, प्लस ये इनके अपने जाती मफादात भी इसमें शामिल थे। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये सारी पार्टीज एक तरफ हैं और पीटीआई एक तरफ रह गई थी। और हमारे अपने लोग भी कुछ उन्होंने उधर से उधर हॉर्स ट्रेडिंग हुई जबरदस्त किस्म की, उनको भी उधर ले जाया गया, जिनको उर्फे आम में लोटा कहा जाता है। तो आप देखिए ये सब लोग क्यों इकट्ठे हुए, सब अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे हुए। इन लोगों को कोई पाकिस्तान से अगर मोहब्बत थी तो ये एक साल रह गया था। आप जो असल तरीका है, आप इलेक्शंस के जनरल इलेक्शंस होते हैं, नई हुकूमत बनती है, साल रह गया था बाकी, लेकिन इनको सारी पार्टी जो एक दूसरे के खिलाफ थी, जिनका कोई गैर फितरी अलायंस उसको कहा जा रहा है, जो एक दूसरे के पेट फाड़ने और गलियों में से कितने की बातें कर रही थी, उनको क्यों इकट्ठी हुई और आज आहिस्ता आहिस्ता बातें खुल के सामने आ रही हैं कि उन्होंने अपने केसेस खत्म करवाने थे। हमारी इलेक्टोरल रिफॉर्म ये जिसकी बात ज़रदारी साहब करते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो हमने की थी, आप उनको रिवर्स करने चले आए। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारा असासा है, जो सबसे बड़े रिमिटेंसेस हमें भेजते हैं, उनके वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए। तो ये बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही हैं और ये अब बोतानी साहब ये बहुत एक्सेप्टेबल है मेरे लिए और हमेशा हमारे साथ दिया उन्होंने। लास्ट टाइम में वो हमें छोड़ के उधर गए जिसका हमें बहुत दुख और अफसोस हुआ, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जाहिर है ये हर एक की अपनी राय है, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अब सब आहिस्ता सबका पता चल जाएगा। एमकेएम भी आज कुछ बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आ रही कि अपने डिसीजन से, तो आप आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा ये जो है ना, इनके बैरूनी मास्टर्स जो अंदरूनी पपेट उनके साथ मिलकर ये डांस खेला गया जो बहुत पुराना खेल है मुल्क के साथ। इसीलिए हम बात करते हैं गद्दारी की, ये मुल्क से गद्दारी की हो रही है कि जो एक बंदा सही नियत के साथ मुल्क के लिए अच्छे काम कर रहा था, मुल्क को अच्छी तरह की मैशत को अच्छी तरह से जा रहा था, जो आज देख लीजिए मैशत कहाँ खड़ी और 2 माह पहले वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी, तो उन्होंने इसको किस तरह से इस तरह से डिस्टेबलाइज कर दिया है। और आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, और कोई भी बल्कि उनको हम दाद देने को तैयार नहीं था। हम जिस तरह से मैं डॉलर जो है ना इस वक्त वैल्यू कहाँ से कहाँ गई,
और हमारा खजाना जो हमारा एक्सचेकर था, हमारा जो रिजर्व थे वो कहाँ चले गए। तो आप सब इस बातों को आपको मेरे ख्याल में आहिस्ता से सब और क्लियर होती चली जाएंगी ये बातें। तो जी हेलो जी 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 आवाज आ रही है आपकी। जी जी सीमी फारजाबा जी। तो अब आप ये देखिए ना, आप इनसे लोड शेडिंग इंतहा की, और बिजली आप देखिए 7 रुपए 8 रुपए यूनिट बढ़ाई चले जा रहे हैं। बिजली इनसे बन रही नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने जब इनके पैक तो कमीशन लेने होते हैं, इन्होंने जब उनको पे बैक करेंगे IPPS को तो ज़ाहिर बिजली आएगा इनफ होती है। हम लोग सब कुछ सही तरीके से मैनेज कर रहे थे। हमारे पास पेट्रोल हमने 3 महीनों के लिए फिक्स कर दी थी, बिजली और पेट्रोल की प्राइस, क्योंकि हमें उसको एक तरीके से जैसे घर का बजट बनता है, आप उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि किस चीज का ज्यादा खर्च करना है, किस चीज से कम करना है। हमने उसको बड़ी तरीके से चला रहे थे, लेकिन अफसोस के इन्होंने हमें रात के अंधेरे में जो गिराया गया हमारी हुकूमत को, उसके नतीजे में आज देते हैं आवाम तकलीफ रही है, बिलबिला रही है, 2 वक्त की रोटी वाकई मुश्किल हो गई है। सही है। सेंटर साहब की तरफ जाऊंगी। सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर ये कल के बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर अगर थोड़ी सी बात कर लें तो JUI ने सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से कल हम पूरा दिन देखते रहे कि सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट आपकी जमात कर रही थी। दो के यू पीपल आर हैंड्स विद हैंड्स पीपल्स पार्टी इन फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद क्या एतमाद में नहीं लिया जा सका एक दूसरे को इलेक्शंस के हवाले से, और जो रिजर्वेशंस हैं वो अब तक सोफार हैंडल अप नहीं हुए, जिसकी वजह से ये चीज़ें हम देख रहे हैं। एक दूसरा जो अब ये जैसे असलम बोतानी साहब का स्टेटमेंट है और दीगर स्टेटमेंट हाउस ऑफ द फ्लोर जो आ रहे हैं, उन स्टेटमेंट से तो लग रहा है कि जो ये इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उससे लोग खुश नजर नहीं आ रहे हैं। जी सर। कामरान मुर्तज़ा साहब आपको आवाज आ रही है? जी मैं नहीं सुन पा रहा आपकी आवाज। अच्छा अब आपको आवाज आ रही है? जी अब बेहतर है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, सवाल मेरा ये था कि कल एक तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं JUI को सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की का ऐलान भी किया। कल पूरा दिन हमने देखा सबसे ज्यादा रिजर्वेशंस JUI के सामने आ रहे थे। और दूसरी तरफ जो हम हाउस ऑफ द फ्लोर अब असलम भोतानी साहब का अभी का स्टेटमेंट आज का जो है, और जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, उस सिनेरियो में लग रहा है कि लोग खुश नहीं है इस वक्त सोफार गवर्नमेंट के साथ। दो के आपके तो वहाँ हैंड्स इन हैंड्स विद द पीपल्स पार्टी एज वेल थे, लेकिन क्या इलेक्शंस के मामले पर भी क्या कोई स्ट्रैटेजी आपस में एक दूसरे को एतमाद में नहीं लिया गया था? देखिए इनफैक्ट ये मरकज़ में जो इत्तेहाद है ये मुख्तलिफ पार्टियों का इत्तेहाद है, और यहाँ पे हम इकट्ठे हैं, मगर इसके बावजूद जो है ना हम सारी पार्टियाँ अपनी अलग अलग पार्टियाँ अलग अलग नज़रियात हैं हमारे, और एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते हैं। सिंध में जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में जो है ना वो कि मतलब इलेक्शन कमीशन तो जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं, मगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है ना वो अमन अमान की जिम्मेदार थी, या उसमें जो भी बाकी दीगर मामला थे इलेक्शन करवाने के अलावा, तो उसमें बड़े पैमाने पे घपले हुए हैं और बड़े पैमाने पे मसाइल पैदा हुए हैं इस फर्स्ट फेज में। और उस पर रिजर्वेशन है, उसमें सूबाई जमात ने हमारा राब्ता किया होगा मौलाना साहब से, और मौलाना साहब अब जिस तरह से भी इंस्ट्रक्शंस उनकी आएंगी, या पार्टी का इजलास बुलवाते हैं या खुद को फैसला करते हैं, तो उसके मुताबिक चला जाएगा। मगर ये है कि धांधली हुई है, और ताकत का इस्तेमाल हुआ है, सरकारी इदारों का इस्तेमाल हुआ है, और जितना जो हुकूमत है उधर सूबे में मौजूद हुकूमत, उसकी पार्ट पे जो भी जितना हो सकता था मामलात को कंट्रोल करना, और इस तरह से फेयर और फ्री इलेक्शन के रास्ते में रुकावट बनना, वो सारा कुछ हुआ है। अब ये सारा कुछ हुआ है तो फिर इसमें ये सारे जो रिजर्वेशंस हैं, ये पहले तो हम अपनी जमात की मरकजी जमात की जो है ना इल्म में आएंगी, और उसके बाद जो है ना फिर इत्तेहादियों के साथ जो मरकज़ में हमारे इत्तेहादियाँ उनसे डिस्कस होगा कि अगर इसी तरह से मामला चल रहे हैं तो फिर हमको 2018 वाले इलेक्शन पे क्या इतराज़ था, इसी तरह से ज़बरदस्ती करनी थी, इसी तरह से मामला करने थे, तो फिर वो भी इलेक्शन ठीक था। फिर अगर इलेक्शन में या हुकूमतें गड़बड़ कर लें या अदारे गड़बड़ कर लें तो फिर तो ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सही। अच्छा ये बात आपका बहुत पर्टिनेंट और वैलिड पॉइंट आ गया सेंटर कामरान साहब। अच्छा अब ये यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया गया है JUI की तरफ से पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खिलाफ,
तो ये फिर जैसे अभी आप कह रहे हैं मौलाना साहब से बात हो गई है और इसके बाद ये ऐलानात आ रहे हैं, तो इससे इफेक्ट पड़ेगा इत्तेहाद पे फेडरल के? मैंने इम्कान जाहिर किया कि बात सूबाई जमात के जिम्मेदारों की बात मौलाना साहब से हो गई होगी, मगर अभी तक पार्टी की तरफ से सिंध की सतह पे कोई तहरीक चलाने का मरकजी जमात की तरफ से कोई फैसला ऐसा मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ सेंटर साहब, जैसे अब असलम भोतानी साहब का स्टेटमेंट भी अभी सब हमने चलाया भी है और सब चला भी रहे हैं उसको भी, वो भी कह रहे हैं एक तरफ कि जी जो हुकूमत थी पीटीआई की, यानी कि हम उस गुज़िश्ता हुकूमत के साथ खुश थे और आसिफ ज़रदारी साहब की मोहब्बत में हमने जो है साबिक़ हुकूमत को खैरबाद कह दिया, हमें जो है वो अरबों रुपए के फंड्स दिए गए थे पीटीआई की गवर्नमेंट में, दे वर टेकिंग केयर ऑफ अस। तो ये जो एक सबका मुश्तरका स्लोगन बना था कि जी महंगाई है या माजी की गवर्नमेंट साथ में लेके सही तरीके से नहीं चल पा रही इत्तेहादियों को और बाकी दीगर लोगों को, तो वो स्टेटमेंट भी अब फ्लोर ऑफ द हाउस तो कुछ और बातें समझ में आ रही हैं और सुनाई दे रही हैं जैसे, तो क्या ये नाराजगी अब अगेन फ्लेयर अप हो रही है मौजूदा हुकूमत की आपस में एक दूसरे की जमातों की? देखिए, समझने की बात ये है कि ये हुकूमत 1 या 2 वोटों की स्ट्रेंथ पे जो है ना खड़ी है और इसमें जो है ना वो पब्लिक को रिलीफ भी नहीं मिल रही है, यानी हम सारे जो है ना पब्लिक में जो है ना ख़राब भी हो रहे हैं। तो अगर वो सारी सूरत हाल जो है ना वही स्टेटस को कल वाला रहना है जो कल पीटीआई गवर्नमेंट थे, हम तो कल भी उनके साथ भी खुश नहीं थे, मगर अगर हालात उस तरह से रहने या उससे भी वर्स्ट हो जाने तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सोचने वाली हो जाएंगी। ओके, सोचने वाली बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं और हो भी जाएंगी, ठीक है। अच्छा, मैं मज़ीद अभी इसी के ऊपर बात करती हूँ। मैंने एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जी जाना है नाज़रीन, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, वापस जाऊंगी डॉक्टर सीमी साहबा आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर सीमी बुखारी साहबा, ये बिल्कुल अभी जैसे कि सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी इंडिकेट कर रहे हैं कि ये अगर वही स्टेटस को रहा जो कि माजी वाली गवर्नमेंट का था तो चीज़ें उसी तरह होंगी। हम देख रहे हैं जैसे कि बल्दियाती इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले आप लोग को सबसे ज़्यादा थे, अली जैदी साहब एंड द अदर्स वन हु बिलोंग फ्रॉम द सिंध लीडरशिप ऑफ योर कोर कमेटीज, दे वर लाइक बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे। लेकिन अब आज हमने देखा है कि JUI ने भी और MKM पाकिस्तान ने भी खासतौर पर MKM पाकिस्तान ने तो पीपल्स पार्टी से मुआहिदा ही खत्म करने की धमकी दे दी है आज, जो कि वसीम अख्तर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो आप लोग के रिजर्वेशंस तो अपनी जगह, बट द अलायंस आर आल्सो कंप्लेनिंग दिस थिंग, तो एंड ऑन अ वेरी सीरियस कंसर्न एंड नोट, जबकि पीपल्स पार्टी बहुत जश्न मना रही है कि जी वी हैव वन इट इन अ वेरी गुड मैनर। तो ये जो चीज़ें इस तरह से हैं, अब आप लोगों की भी क्या स्ट्रेटेजी होगी फर्दर आगे इसके ऊपर सिंध के हवाले से? देखिए, आप बिल्कुल आपने हम लोग बार कह रहे थे हमारे जो कैंडिडेट्स थे उनको डराया धमकाया गया, हम इसलिए कई जगहों पे हमारे कैंडिडेट्स खड़े नहीं हो सके, उनको अगवा किया गया। ये दहशतगर्दी की इंतहाई समिति में बुरी फॉर्म है कि आप एक लोगों को अगवा कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं कि आप इलेक्शन ना खड़े हो। ये सबसे पहले इन्होंने ये काम किया है। इसके बाद इन्होंने जिस तरह से पोलिंग डे पे बैलेट पेपर्स में तब्दीलियां हुई, निशान कोई था लगाया, कोई और पेपर पे छपा हुआ कोई और निकला। अब देखिए बहुत सारी जो थी ना बेईमाना किस्म की क्या कहते हैं हुई है, बेज़ाब्तियां हुई हैं, जिसकी वजह से ऑफकोर्स एमपीओ भी इसको अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये सब लोग अब जान जाएंगे कि जो इन्होंने अननेचुरलाइज की थी वो अब सब इनको अब नजर आ जाएगी कि ये जो गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। लेकिन इन्होंने दहशतगर्दी की और गुंडागर्दी की तो हाथ ही कल आप देख रहे थे कि किस तरह एक दूसरे लोग मारामारी हो रही, बदतरीन किस्म का। मैं समझती हूँ इतना बुरा इलेक्शन मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि सिंध में जो कल हुआ है, जो सूरत हाल थी। और जाहिर है एमकेएम को भी इससे ऑब्जेक्शन होगी और मेरे ख्याल में ये जो गैर फिक्री लाइफ बना था एक पीडीएम, तो अनकरीब ही आप देखिएगा कि इनके जो है ना वो टूटने के हमें नजर आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये सब बिखर जाएंगे दोबारा से, क्योंकि अब यह अननेचुरल जो चीज़ होती है वो ज़्यादा देर बाद नहीं होती। और हम लोग अपने दोबारा से मुनज़्ज़म कर रहे हैं अपनी पार्टी को। हमारे सदर जैदी साहब जगह जगह जा रहे हैं
और आप देखिए जो इन्होंने इनके हुकूमत होने के बावजूद जो उन्होंने लोगों को डिप्राइव रखा हुआ है, साफ पीने का पानी तक तो दे नहीं सके ये। उन सारे जगहों पर हम जा रहे हैं और हमको उनको प्रोवाइड करने, जब हमारी गवर्नमेंट थी जो फेडरल लेवल से जो चीज़ें हम कर सकते थे हमने वो की, अपने आवाम को देने की कोशिश की। कराची में पानी के मंसूबे और ट्रेन के जो इन्होंने ग्रीन लाइन का मंसूबा, बहुत सारे इसी तरह अंदरूनी सिंध में भी जो फेडरल लेवल पे हो सकती थी चीज़ें वो हम कर रहे थे और आवाम को अब ज़्यादा मुनज़्ज़म कर रहे हैं PTI को। और इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता जो कराची में हमने एक इनको डेंट लगाया था, जिस ये दो पार्टीज ही हुकूमत करती थी, तो आप आहिस्ता आहिस्ता आवाम को नजर आ रहे हैं कि कौन एक सच्चा बंदा है और कौन वो लीडर है जो इस मुल्क को साथ लेके चलने की बात कर रहा है, जो मुल्क की बात कर रहा है, जो अपने जाती मफादत की बात नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल में हम इंशाल्लाह ताला इसमें आहिस्ता आहिस्ता मजीद कामयाबी मिलेगी, जो कराची से लेके पूरे सिंध तक हम लोग फैल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ओके, ऑलराइट। सेंटर साहब आपकी तरफ आऊंगी। सेंटर कमरान साहब, ये जैसे कि PTI डे वन से कह रही थी, अभी भी कह रही है डॉक्टर सीमी साहिबा के एक अननेचुरल अलायंस था जिसकी वजह से जो है वो इंटैक्ट नहीं रह पा सकता ज़्यादा देर तक। और अभी जाहिर सी बात है, आप खुद भी बार बार आप लोग कहते रहे कि मखलूत गवर्नमेंट है, देयर आर 13 पार्टीज एंड एवरीबडी हैज़ देयर ओन आइडियोलॉजी एंड देयर ओन स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर और अभी जैसे कि आपने खुद भी कहा, फरमाया थोड़ी देर पहले कि जी ये जो इस वक्त सिचुएशन है, अगर वही स्टेटस को रहा तो ये फर्दर चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना महंगाई कंट्रोल में आ रही है, ना जो एक हमारे पास पॉलिटिकल कियोस्क है वो कंट्रोल में आ रहा है, आईनी और जो बहरान हमारे सामने है सारा, वो भी हमारे सामने है सारी चीज़ें। अब इस सारी सिचुएशन में तो क्या अब अभी भी आप लोग ये समझते हैं, डू यू रियली थिंक इस बात पे कंसेंसस हो सकते हैं जो कि PTI का पॉइंट था कि जी इलेक्शंस अर्ली हो जाएं या इलेक्शंस की कॉल दे दी जाए, और जो अगेन फ्लेयर अप हो रही है ये बात कि जी अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस हो जाने चाहिए, तो उसके लिए आप लोग भी क्या अब सोचेंगे इस हवाले से? देखिए, ये इतने आसान इशू नहीं है। एक दफ़ा पहले जो ना फैसला चूंकि हो चुका है कि इसमें जो ना वो जो टेन्योर बाकी मानता है उसको मुकम्मल किया जाएगा, तो अब इसको इस तरह से रिवर्स कर देना या मेरा जो ना वो मीडिया पे बैठ के इस तरह से कोई कुछ कह देना वो ज्यादती होगी। इसमें ये इस तरह के फैसले जो है वो पार्टियां और उनकी जो ना वो अदारे करते हैं। मगर फिर इस वक्त तक जो फैसला है वो ये है कि हमने टेन्योर मुकम्मल करना है। अगर ये फैसला बदली भी करना है तो चूंकि ये फैसला जो है पार्टी के अदारों का, तो ये फैसले जो है ना वो बदली भी पार्टी के अदारे कर सकते हैं, पार्टी का अमीर जिसमें मौजूद हो। तो ये मेरे लेवल की बात नहीं है। मेरे लेवल पे जो है ना ये इस तरह की बात जो है ना वो इसमें ना पूछे जाने की मेरे लेवल की बात है, ना बताने की मेरे लेवल की बात है। हाँ, इसमें जो हालात चल रहे हैं महंगाई के हवाले से, बाकी जो जिस तरह से इलेक्शन के हवाले से, यकीनन ये हमारे लिए परेशानी का बायस है। और सबसे बड़ी जो परेशानी है हमारे लिए वो पब्लिक को हम रिलीफ नहीं दे पाए, और चूँकि रिलीफ नहीं दे पाए ज़ाहिर है हम खुद जो है ना वो तनकीद का शिकार हैं पब्लिक की जानिब से, और उसको हमको फेस करना पड़ रहा है। और उसमें हम चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरह से वो इमीडिएट कोई रिलीफ मिले, मगर उसमें इमीडिएट रिलीफ में भी जो है ना वो महीना 2 महीना जो है ना वो लग रहा है कि कोई इमीडिएट रिलीफ मौजूद नहीं है। गो कि मतलब चाइना से कुछ मामला सेटल हुए हैं, सऊदी से भी हो रहे हैं, दुबई से भी कुछ शायद चंद दिनों में मामला कोई बेहतर हो जाएंगे, और उसके साथ IMF के भी मामला जो है ना वो ठीक होने जा रहे हैं, प्लस जो है ना वो ऑयल का रेट गिरने जा रहे हैं। तो ये सारे मामला सीधे हो जाएंगे। अगर तो मामला सीधे होते हैं तो फिर कोई वजह नहीं है कि जो है ना वो इस बातों पे, ये बातें जो है ना जो हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं ये सेटल करने की हैं, और ये सेटल जो है ना वो करना है कायदीन ने, और कायदीन इस पर बैठे हैं। उनको ये इलेक्शन का इशू भी देखें, बाकी महंगाई का इशू भी देखें, और जो शिकायत हैं जो उनको भी एडजस्ट करने की जरूरत है। अच्छा सेंटर साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि ये तो वो सारी चीज़ें आप कह रहे हैं कि ये इस तरह से हो सकती नहीं है, क्योंकि एक फैसला हो चुका है इलेक्शन के हवाले से, तो आप लोग स्टिल यू पीपल आर इट। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये कि अगर असलम बोतानी साहब ने जिस तरह की बात आज फ्लोर ऑफ द हाउस कही है, और इस तरह की बातें जो आ रही हैं दीगर जमातों की तरफ से, अगर कोई एक जमात भी, क्योंकि अब MKM पाकिस्तान ने भी आज थ्रेट कर दिया है ना, अगर कोई एक जमात भी बैकआउट हो जाती है मौजूदा सूरत हाल में, तो फिर वोट्स के हवाले से जो इस वक्त बर्तरी हासिल थी या जो एदादोशुमार का मामला है इन द पार्लियामेंट, जो नंबर गेम का मामला है, वो नहीं बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा और उससे फिर हुकूमत हिल जाएगी अगर कोई एक जमात भी बैकआउट कर जाती है।
जी, कोई एक जमात भी बैकआउट कर दी जाती है और ये यकीनन ये हुकूमत जो है ना 1-2 वोटों की जो है ना वो अक्सरियत पे कायम है, मगर इसके साथ साथ जो है ना 20 लोग और भी ऐसे हैं जो पीटीआई का जो वो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो भी जो है वो शायद जो है वो गवर्नमेंट को गिरने नहीं दे रहा या नहीं देगा। तो मेरा ख्याल है कि इतनी जो ना इमीडिएट कोई इशू भी नहीं है, मगर जो ना जो बेचैनी है ये लोगों में और जो पार्टियों के अंदर एमएनएस के अंदर उसको जो है ना वो अटेंड करना, एड्रेस करना, वो जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए। और उसमें बेचैनी बाज़ जगहों पे जैसे इलेक्शन का इशू है और बहुत सारे मामला हैं उसमें जेन्युइन भी है। तो अगर उनको एड्रेस ना किया तो फिर ये चीज़ें जो है ना वो कुक होती जाएंगी और फिर कुक होके फिर ये बड़े पैमाने पे ये मसले बन जाएंगे। तो बेहतर ये है कि इसको देख लिया जाए इसी स्टेज पे, और अगर ना देखा जाएगा तो इसका नुकसान होगा। ठीक है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, थैंक यू, आप हमारे साथ थे। इवेंचुअली वी हैव टू टेक सेनेटर ताजा एज वेल। इन द मीनवाइल मैं ज़रा डॉक्टर सीमी साहिबा की तरफ जाती हूँ। डॉक्टर सीमी साहिबा, ये अब हुकूमत के अपने लोग बात कर रहे हैं, these are the people belong from government and the major parties, JOI हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई, the all three parties are the major front parties जो कि आपके अगेंस्ट जिन्होंने पीडीएम बनाई और पूरा एक ये स्लोगन लेके चली और सारी चीज़ें हुई। अब ये अपनी इनकी जो ज़बानी चीज़ें चल रही हैं वो हमारे सबके सामने हैं। आफ्टर इट आप लोगों को कोई मतलब इसके बाद से जो है चूंकि लेकिन इलेक्शन के हवाले से जो वो बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे कि जी इलेक्शन का फैसला तो इदारों ने और जमातों ने मिलकर किया है कि जी वो अपने टाइम पर होंगे, इलेक्शन के बारे में दे आर नॉट इन अ डाउट फुल मैनर। तो इस हवाले से आप जो है फिर क्या करेंगे, क्योंकि इलेक्शंस के हवाले से तो दे आर वेरी क्लियर। देखें, मैं तो अभी भी इतना श्योर नहीं हूँ कि ये हुकूमत 1.5 साल चलेगी। जिस तरह के काम हो रहे हैं, जिस तरह से महंगाई और कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर को जिस तरह से इन्होंने मैनेज नहीं कर पाई, आवाम को जिस तरह से रिलीफ देने के वादे करने थे तो उतना और परेशान कर दिया। अगर इमरान खान ने इनको महंगाई और दूसरी चीज़ों से ये परेशान कर रखा था तो आवाम से पूछे तो अब ज़्यादा परेशान हो गए। अगर ये कहते हैं इमरान खान कर दिया तो अब 2 माह हो गए, अब आप कुछ तो आवाम को रिलीफ दें। आपने तो बड़े दावों से हुकूमत ली थी कि हम आवाम को रिलीफ देने के लिए हम देंगे, हम तजर्बाकार हैं, बड़े अहल हैं, और ना अहल ना तजर्बाकार लोग उनको निकाल दिया गया। तो अब आप कुछ तो लिए दिखाने, 2 माह हो चुके हैं, अब कितना अर्सा चाहिए आपको? आपने हमारी हुकूमत ने बल्कि उससे ज़्यादा आपने बढ़ा दिया, महंगाई उससे ज़्यादा तूफान बर्पा कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि आवाम अब कब तक घर बैठेगी और इनका बर्दाश्त करेगी। प्लस इनके अपने लोगों में बेचैनी पाई जा रही है। अब जो मैंने जिसका बार बार कह रही हूँ कि ये अननेचुरल अलायंस था, लोगों में अपने अंदर बेचैनी है कि हम अपने हलकों में जब जाते हैं तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाने कि हमने हुकूमत ले तो ली, हमसे संभाली नहीं जा रही, ना हमसे बिजली में कंट्रोल आ रही है, ना हमसे महंगाई कंट्रोल हो रही है, पेट्रोल से बम गिराए जा रहे हैं। आवाम तो घर से निकलना सोचने लग गए हैं, क्या करें, कैसे जाएं, काम पे तो जाना है ना। अब बसों में सफर करते हैं तो बसों के किराए भी उसी तरह जा रहे हैं, ऊपर से टैक्सों की भरमार। अब ये सुपर टैक्स का एक और सोचा छोड़ा इन्होंने, और वो आवाम पे टैक्सों पे टैक्स, कभी इनडायरेक्ट टैक्स से महंगाई हो रही है, कभी उनके तनख्वाहदार तबके को भी उन्होंने जो 50,000 से ऊपर जो तनख्वाह है उस पर टैक्स लगा दिया है। 40,000 से कम वाले को ये 2,000 बड़ा एहसान जता रहे हैं कि हम 2,000 देंगे, लेकिन 50,000 वालों को आपने टैक्स लगा दिया। ये समझ कुछ नहीं आ रही है किस तरह का बजट बनाया जा रहा है। और मेरे ख्याल में अब ये लोग भी आपस में भी इनकी परेशानियां बढ़ रही हैं और ये ज्यादा अर्सा नहीं चल सकेगा, मेरा ये पूरा यकीन है। अच्छा डॉक्टर सीमी साहब, आप ये भी कैसे देख रही हैं इस बात को, जैसे इसाक डार की वतन वापसी के भी हवाले से आप खबरें आ रही हैं, तो क्या चूंकि आपके टाइम पे भी मईशत के हवाले से हम देखते थे तब्दीलियां तो बहुत सारी आई, डिफरेंट फेसेस सामने आते रहे, तो जैसे अब नून लीग समझती है कि जी शायद इसाक डार साहब वापस आ जाएं, क्योंकि इसाक डार साहब की पॉलिसी वाज डिफरेंट द वे द मिफ्ता इस्माइल इज हैंडलिंग राइट नाउ द इकोनॉमी। तो ऑफकोर्स जो एक हमें इंटरनल जराए से जो हमें मालूमात मिल रही हैं और सारी चीज़ें हैं कि जी इसाक डार साहब की वतन वापसी का इम्कान है और उनको वजीर खजाना भी बनाया जाएगा, वो पहले सेनेटर का हल्फ लेंगे एंड देन ही कुड टेक द चार्ज ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसके बाद भी क्या कोई चीज चेंजेस हो सकती हैं पॉलिसीज में, क्योंकि पहले भी मुल्क की मैशत को वही टेक ओवर करते रहे हैं? देखें जी, वो आइए बिस्मिल्लाह, एक और मुजरिम का कैबिनेट में इजाफा हो जाएगा। और पहले भी 80% लोग जो है बेल पे फिर रहे हैं जिनके बहुत सारे करप्शन के चार्जेस हैं, तो एक और मुजरिम भी आ जाए जी, वो अगर ये मिफ्ता साहब के उस्ताद हैं, वो ये मुफ्ता साहब से नहीं संभाला जा रहा तो वो आके संभाल लेंगे।
देखते हैं। ये तो हमने भी बिल्कुल सजा फरमाया आपने, हमने भी चेंज किए थे, लेकिन हमने इन द एंड हमने जो है अच्छी पॉलिसी इमाम को दी। हम 3 सालों में जो 30 साल से तजर्बाकार लोग हैं उनका भुगत रहे थे, जो भी हमने खमियाजा हम भुगत रहे थे, हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको स्टेबिलिटी की तरफ लाए। बारहा मैं कहूँगी ये हमारे अपने नहीं, अब बाहर के किसी भी खरीदे, ब्लूमबर्ग KPMG की रिपोर्ट देख लीजिए, हमारी हुकूमत स्टेबिलिटी की तरफ जा रही थी, ग्रोथ बढ़ रही थी, इंडस्ट्री चल पड़ी थी हमारी इतनी बड़ी है। फैसलाबाद की इंडस्ट्री 16-17 साल बाद रिवाइवल हुआ, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी इंडस्ट्री चल पड़ी, हमारा ऑर्डर्स मिलने लग गए। तो अगर ये आते हैं, देखते हैं ये क्या गुल खिलाते हैं, लेट्स होप एंड लेट्स होप के ही विल डू समथिंग बेटर। बस आप मुझे तो लग नहीं रहा कि ये लोग जो जिन्होंने पहले जो मुल्क को इस हाल से लेकर आए हैं और अब वो दोबारा इसको उठा पाएंगे। तो देखते हैं कि वो आते हैं तो वो क्या करके दिखाते हैं। सही। अच्छा, ये तो हम बात कर रहे हैं इसी पे ही। मैं जरा असलम भूतानी साहब की जो हमने शुरू में ही बात करी, तो उन्होंने आज क्या फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है वो उन्हीं के जबान से भी सुनवा देते हैं एक दफा कि असलम भूतानी साहब मौजूद है हुकूमत के अंदर, लेकिन हुकूमत में होते हुए पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस किन चीजों की निशानदेही कर रहे हैं वो सुन लेते हैं। हम सर PTI के साथ थे इत्तेहादी, किसी वजह से किसी की मोहब्बत में किसी के प्यार में हम इस तरफ आ गए। सर जब PTI के साथ थे हमें अरबों रुपए मिले, और न सिर्फ मिले बल्कि 100% एलोकेशन थी जो आखिरी साल एहसन इकबाल ने काट दी। हम खुदा की कसम सर वहां खुश थे। ये जरदारी साहब की मोहब्बत में आ गए। ख्वाजा साहब आप सुने और शहबाज शरीफ तक ये बात पहुंचाएं। 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी अगर 10 वोटों पे होती तो आप तो किसी को खंगालते नहीं। 2 वोटों पे हुकूमत है, इतनी मगरूरी 10 वोटों पे होती तो किसी को खंगालते नहीं। सेंटर ताज हैदर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सेंटर ताज हैदर साहब एंड वेलकम टू द शो। जी ताज हैदर साहब, आवाज आ रही है आपको? जी बहुत मध्यम आ रही है। अब आपको सही आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है। अभी आपको अब ठीक आएगी। बहुत शुक्रिया सेंटर ताज साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। सेंटर ताज साहब, आज असलम भूतानी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बहुत कड़े और सच पे बात की है, और अभी वो उनका शॉट हम चला रहे थे जिसमें उन्होंने बड़ा गिला किया है कि जी जरदारी साहब की वजह से हम सिर्फ आ गए, वरना हम गुज़िश्ता हुकूमत में बिल्कुल खुश थे और हमें बहुत अच्छे एलोकेशन 100% मिल रही थी, अरबों रुपए के फंड्स मिल रहे थे। और ये भी कहा उन्होंने कि 2 वोटों की हुकूमत है खाली, तो इतना गुरूर अगर 10 वोटों पे होती तो क्या हाल होता। बहुत सारे गिले शिकवे कर डाले उन्होंने। जरदारी साहब का नाम भी लिया कि उनकी वजह से सिर्फ आए हैं, ज्वाइन वेंचर किया है इस हुकूमत के साथ। ये नाराजगियां और जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि नाचाकियां जो हैं वो पैदा होना शुरू हो चुकी हैं। इस सारी सिचुएशन में हुकूमत का इंटैक्ट रहना, फेडरल हुकूमत का कितना लॉन्ग लास्टिंग होगा और कब तक हो सकता है, क्योंकि अब तो एक एक करके सबकी शिकायतें सामने आ रही हैं। नहीं तो जरदारी साहब की तो कोई शिकायत नहीं की है भूतानी साहब। नहीं, उन्होंने उनका नाम लिया कि उनकी वजह से हम आए हैं, ये कहा उन्होंने। जी आए हैं, जी। एक जरदारी सबसे यारी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मरकजी हुकूमत खजाना के करने का ये मामला है, जो भी बात है तो उनसे अगर शिकायत है तो उस शिकायत को रफा किया जाए। नहीं, आप कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि ऑफ कोर्स अलायंस में पीपल्स पार्टी। आप ही मुझे बता रही हैं। सॉरी, आप मुझे बता रही है, मैंने तो देखा ही नहीं है। मैंने भी शॉट चलाया है उनका जी, जो आज उन्होंने बात की। जी बात है कि अगर उनको या किसी और को वजारत खजाना से कोई शिकायत है, अभी बजट आया है तो उसमें देख लिया जाए। शिकायतें बजट के बाद आमतौर पे होती हैं, क्योंकि अगर वसाइल ना हो तो हर एक गैर मुतमईन होता है, तो उसमें फिर बैलेंस करना होता है कि किस तरीके से जो भी वसाइल हैं उनको तकसीम किया जाए, क्योंकि आप एक को राजी करते तो दूसरा नाराज होता है। तो इसमें बेहतरीन तरीका यही होता है कि आपस में बैठ के मशावरत कर ली जाए, और बेहतरीन फैसले जो है वो मशावरत से होते हैं। तो मैं तो वजारत खजाना को यही कहूँगा कि भाई बैठे हम मुशावरत करें, और जो भी आपकी मजबूरी है वो उन्हें बताएं कि क्यों नहीं हो सकती। तो कोई भी इतना मतलब अनरिजनेबल नहीं होता है कि बगैर बात में आपसे लड़ने लगे। अगर आप समझाएंगे अपना मौका तो
समझ में आएगा। सही। अच्छा, ओके, मेरे ख्याल से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। हम दोबारा कोशिश करते हैं कि सेंटर ताज हैदर साहब से जो है वो रब्ता करें और इनसे मजीद फर्दर इसके ऊपर बात करें। इन मील में डॉक्टर सीम बुखारी साहब की तरफ जाती हूँ। डॉक्टर सीम साहब, आपने एटीट्यूड देखा पीपल्स पार्टी का, सेंटर ताज साहब जिस तरह बात कर रहे थे, वो सारी जिम्मेदारी वजीर खजाना की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। तो ये अगर जिम्मेदारी एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करते जाएंगे तो फिर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कियोस्क व्हिच इज हैपनिंग? देखें, ये दोनों पार्टी से मिलकर बनाएंगी तो यही ना, कोई जिम्मेदारी नहीं। अब ये वजीर खजाना क्योंकि से ताल्लुक है उनका, तो ये जिम्मेदारी उन पर डाल रहे हैं। तो ये देखिए ना आप कैसी बनी है, इस तरह से भांत इकट्ठे किए जाएंगे, उससे पार्टीज वाले डालेंगे और कोई किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी अब। और मैं समझती हूँ कि शहबाज शरीफ को इस और करना होगा कि आपने जो बनाया है, आप जो उसको अपने साथ लेके चलना है। जब आप इसमें सब पार्टीज को साथ नहीं लेके चलेंगे तो जाहिर है वो ऐसे आपके भी वोट आपके साथ भी, जिस तरह से आपने वोट अपनों का लाए तो आपके खिलाफ भी आ सकते हैं अगर आपने इनको साथ करना चुके। जो गैर फिक्री अलायंस है, ज्यादा हम बार हैं कि ज्यादा देर नहीं चलता इन लोगों का आइडियोलॉजी पर, इन लोगों के मफाद तक, तो ये कैसे एक दूसरे का साथ देंगे। तो बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि अपने मफादात के लिए एक गवर्नमेंट बना तो ली, लेकिन इन्होंने अभी भी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, आवाम के लिए अभी तक कोई रिलीफ नहीं दे पा रहे। जी, अच्छा, एक और चीज़ ही बड़ी इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर साहबा, वो ये कि जैसे हम बिजली के हवाले से भी देख रहे हैं कि एक तो शदीद तरीन इस वक्त बहरान है, और खुर्रम दस्तगीर साहब ने मेक श्योर भी किया कि 1 मई से जो है वो लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद बिजली है ही नहीं। हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर ये अचानक से लोग सवाल भी कर रहे हैं कि जी आपकी गवर्नमेंट गई तो उस वक्त तक ऐसा कोई लोड शेडिंग का जो मामला था वो सामने नज़र नहीं आ रहा था, और इस तरह से बैडली हैंडल नहीं थी चीज़ें गवर्नेंस के मामले में, लेकिन वो अचानक से चीज़ें इस तरह से हो गई। आप लोग इस पे क्या इनटेक रखते हैं अपना? सॉरी, बात करनी थी कि क्या जो बिजली का बहरान है, जी 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 देखिए ना, इन्होंने पैसे दिए जिसके वजह बिजली का बहरान मरीज बढ़ा, और प्लस जो है ना हम लोगों ने पानी के दरिया के ऊपर डैम्स बनाने का नहीं सोचा। इतने बड़े रिजर्वॉयर्स हमने जो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली इसमें अगर काश इन्होंने पहले ये सोचा होता बना होगा। इन्होंने और रेंटल पावर प्रोजेक्ट बनाए और सोलर पावर जो बनाया बड़ा पैसे जाया किए गए। हर जगह जो काम किए हैं उसको कोई हासिल कोई हमें नजर नहीं आया कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो ऐसा जिसको हम कहें कि वाकई से पैदा हो रही है। लेकिन अफसोस यही है कि आपने डैम्स की बात की और वो भी उस पर पहुंच गए थे कि जल्दी जल्द डैम्स बना दिए जाएं, हमारी हुकूमत में बन जाए ताकि हम कह सकें कि हमने बिजली पैदा कर दी, लेकिन इन्हें नहीं कर सके और ये जाहिर है टाइम लगता है इसको बनने में। तो अब इन्होंने महंगी तरीन जो LNG और जो महंगी तरीन बना कोशिश की बिजली, उससे जाहिर है अब इनसे नहीं पा रहा, इनसे पेमेंट रुकी हुई है। क्या वजूहत है, जबकि हमने जो है वो महंगे बिजली के एग्रीमेंट कर गए थे महंगे तरीन, लेकिन उसके बावजूद हमने इनको स्टेबल करने की कोशिश की आवाम को, हमने नहीं किया। 3 माह से इसको रखा बिजली पर भी और बेहतर थी और हमारे पास पूरा प्लान था कि किस तरह से करते हैं, लेकिन अफसोस कि इन्होंने जल्दी थी इनको अपनी कारकर्दगी दिखाने की, अब ये दिखाए ना अपनी कारकर्दगी। ठीक है, वैलिड पर्टिनेंट पॉइंट। सेंटर ताज साहब ने दोबारा ज्वाइन किया। सेंटर ताज साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, सेंटर ताज साहब, एक तरफ तो चले ये वाला मामला असलम भोतानी साहब जिस तरह से उनका कंप्लेनिंग एटीट्यूड अभी नजर आ रहा है, और मुख्तलिफ पार्लियामेंट में हम देख रहे हैं हाउस ऑफ द फ्लोर कुछ सच आ रहे हैं जमातों की तरफ से। आपने कहा कि उनको देखना चाहिए मुस्लिम लीग नून को, ठीक है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कल के बल्दियाती इंतखाबात में भी आपकी इत्तेहादी जमातों को सबसे ज्यादा एतराज है। अपोजिशन जमात तो चलो बाद में आ रही है, लेकिन JUI ने तो सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है दूसरी तरफ, और बल्दियाती इंतखाबात पर जो तहफ़्फ़ुज़ात MQM का है उस पर तो MQM कह रही है पीपल्स पार्टी से मुआहिदा खत्म करने की धमकी दे रही है। वसीम अख्तर साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। इस पे अब आप लोग का क्या इनटेक होगा?
नहीं, मेरे ख्याल से बेटी आप जरा ज्यादा जज्बाती हो रही हैं। जी। ये तमाम मसाइल जो है वो बातचीत करके और मसाइल को हल करने का एक तरीकाकार है। इलेक्शन के बारे में जो भी शिकायत हैं वो इलेक्शन कमीशन को दी जा सकती हैं, जो तरीका मैं करता हूं। और मैं इलेक्शन कमीशन सेल जो है पार्टी का, उसका सरबराह हूँ। तो मेरे साथ तो वकला बैठे रहते हैं जी। कि वो हर लेटर को चेक करते हैं कि कोई हर चीज कानून के मुताबिक हो। यानी कल मैंने एक खत भेजा इलेक्शन कमीशन को कि वक्त 2 घंटे बढ़ाया जाए। जी, आपने भेजा था, वो मैंने बिल्कुल पढ़ा था। और फिर उसके नहीं, मैं अर्ज करूँगा। जी। साथ ही वो मीडिया सेल ने रिलीज कर दिया। जी, बिल्कुल ऐसा ही था। तो इस पे एक बहुत सीनियर वकील ने मुझे फोन करके कहा कि ताजदर साहब, आप ये तासुर दे रहे हैं कि आप इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाना चाहते हैं, और ये मीडिया में कैसे गया। जी। तो ये एहतियात के साथ कानून की वो करते हुए वकला के मशवरे से, अच्छा, और जिम्मेदारी मेरी थी, मैंने ही मीडिया सेल से कहा था कि आप इसको रिलीज कर दें। तो इसमें बड़ी एहतियात करनी होती है। मैं अपने जो शिकायत होती हैं उसमें कोई लफ्ज ऐसा नहीं आने देता कि जिससे तासुर आए कि मैं बजाय इसके कि जिनसे इंसाफ मांग रहा हूँ उनको मुल्ज़िम ठहरा रहा हूँ। ये जो है, ये तरीका मेरे ख्याल से कानूनी तरीका नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सेंटर ताज हैदर साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट इस मामले में कि आप जो कह रहे हैं कि ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट है या आपका वे ऑफ कंडक्ट है जो आपने किया। लेकिन मैं बात कर रही हूँ एमकेएम पाकिस्तान और जेयूआई के कंडक्ट की, जो आज उन्होंने कहा है। वसीम अख्तर साहब की ये स्टेटमेंट है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है कि मैं जज्बाती इसके ऊपर हो रही हूँ। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुआहिदे से मुनरफ होती है, तो एमकेएम भी बहादुराबाद को ताला लगाकर सड़कों पर हो गई और उनको तहफ्फुज़ात है, जिसका वो आज चीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। दूसरी तरफ जेयूआई के कल राशिद सुमरो पूरा दिन मीडिया में जिस तरह के उनके बयानात है वो आपके सामने है। अगर आप कहते हैं तो मैं वो सारी चीजें चलवा भी देती हूँ, अभी दोबारा से चलाई भी है हमने कल भी और आज भी पूरे दिन चल रही है। तो वो जो कह रहे हैं कि जी हम सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं, ये बातें वो कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या फिर, चूंकि फेडरल में आपकी गवर्नमेंट है इंटैक्ट, कितनी लॉन्ग लास्टिंग रह सकती है अगर यही इश्यूज रहे, ये रिजर्वेशंस रही? सवाल ये अगर कोई हमसे इख्तलाफ करता है या हमारे खिलाफ तहरीक चलाता है, बशर्ते कि वो पुरअमन हो, तो ये उसका बुनियादी हक है। हम इस हक पे तो कदगन नहीं लगा सकते और तनकीद करने के हक पे भी कदगन नहीं लगा सकते। तरीका हमारा मशावरत है, तरीका हमारा ताउन है, तरीका हमारा खुशगवारी है। तो हम इन तमाम तरीकों से जो भी किसी को शिकायत है, उस शिकायत को दूर करने की और अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपस में अगर बातचीत नहीं होगी तो फिर गलतफहमियाँ होंगी। तो बहरहाल किसी के भी जमहूरी हक पे कतरन नहीं लगाया जा सकता कि वो तनकीद कर रहा है। अगर तो उस तनकीद से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, या कोई तहरीक अगर चल रही है पुरअमन, तो ये सब जमहूरी अमल का हिस्सा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेंटर ताज हैदर साहब आपका भी। और डॉक्टर सीम बुखारी साहब, बस लास्ट मैं आपकी तरफ आऊंगी लास्ट कमेंट के लिए। डॉक्टर साहबा, ये जो बात अभी जिस तरह से कर रहे हैं सेंटर ताज हैदर साहब ने, और आपने डेफिनेटली वो सुना होगा, हाउ मच डू यू अग्री विद दीज पॉइंट्स, और आप इसको कैसे देखती हैं, जो सवाल मैंने उनसे पूछे और उन्होंने उसका जवाब दिया? जी देखें, वो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं उनसे क्या कमेंट कर सकती हूँ। ऑब्वियसली ये हर एक की अपनी रिजर्वेशन होती हैं और उसको दूर किया जाता है। जब एक अलायंस की गवर्नमेंट बनती है, मुख्तलिफ पार्टीज की अलायंस होती है, तो ऑब्वियसली वो आपस में मिलजुल के अपने रिजर्वेशन दूर करते हैं। तो जिस तरह सेंटर साहब कह रहे हैं, वो इनके जो भी आपस में प्रॉब्लम्स हुए हैं वो उसको ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे। और जो उन्होंने वादे किए थे, जैसे पीपल्स पार्टी ने एमकेएम से, कि हम उनके ऑफिस खोलेंगे, उनके लोगों को जो हैं रिहा किया जाएगा, आई डोंट नो क्या क्या उनके जो प्रॉमिसेस थे वो उनको फिलफिल करेंगे, आपस में मिलजुल के बैठेंगे ऑब्वियसली, और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन मैं फिर भी अभी भी हम लोग को इस पर यकीन है कि ये ज़्यादा असर नहीं कर पाएगा, ये अलायंस, जिस तरह से ये लोग एक दूसरे के आपस में ही हैं, इनके बढ़ गए हैं क्या कहते हैं इख्तलाफात, तो ज़्यादा असर नहीं चल पाएंगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीम बुखारी साहब आपका भी। सेंटर कामरान, सेंटर ताजदा, तीनों हमारे साथ आज पैनल में मौजूद थे जी, और डिबेट का फौरन आपके सामने ऑन था। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में यही है कि रिजर्वेशन खुल के सामने आ गए हैं, और वो बिल्ली जो थैले के अंदर थी वो बाहर आ गई है। यानी कि इसहाक डर साहब की बात हो रही है कि बार बार उनको कहा जा रहा है कि अब वो आएंगे वापस और उनको वज़ीर ख़जाना बनाने का इम्कान है। तो क्या वो पॉलिसी जो मिफ्ता इस्माइल लेके चले वो ठीक नहीं थी? और पार्टी में जो दो नज़रिए की बात होती है मुस्लिम लीग नून के अंदर अगैन, तो क्या ये उसकी अगैन फिर जंग है? और साथ ही जो रिजर्वेशन अपनी अलायंस के खुल के सामने आ रहे हैं कि करके वो बहुत कैटेगोरियली सबके सामने है, जो कि मजबूत करते हैं ऑपोजिशन का बयानिया और उसकी बात को, उसके नैरेटिव को मजीद। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।